नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी संसद में जिस तरीके से विपक्ष को धोया है वो आपको सुनना समझना जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। टूल किट के बहाने नई एफडीआई और आंदोलन पर जिद रहने वाले परिजीवियों का खेल। प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुन कर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और खास करके कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से यही कानून लाने वाली थी जो आज पीएम मोदी लेकर आए हैं, तब उसके बारे में आपको बताएंगे। मनमोहन सिंह पर भी बड़ा हमला बोला, उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों का कितना बुरा हाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बनाए आयोग ने खोल दी है पोल। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे फिलहाल कुछ बड़ा करने की फिराक में है चाइना। जी हाँ, एलएसी पर तैनात किया होवित्जर मिसाइल। जी हाँ, आपको इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे इस नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीच चौथी बड़ी खबर, वीज़ा लेकर पाकिस्तान गए 100 कश्मीरी युवक लापता। जी हाँ, आतंकी बनने की आशंका भी जताई जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ट्विटर को सरकार ने दिया आखिरी अल्टीमेटम। जी हाँ, वो भी जानेंगे आखिर कैसे। इस बीच चमोली ग्लेशियर हादसे की बड़ी खबर निकल के आ रही, 24 घंटे बाद भी 200 लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 20 के करीब 100 बरामद किए गए हैं। जी हाँ, दुखद खबर। तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी संसद में गरजे। जी हाँ, आपको बता दें एक एक चुन चुन कर विपक्षियों पर बोला बड़ा हमला। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में सोमवार यानी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया है। कोरोना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्ष द्वारा बहिष्कार करने पर प्रधानमंत्री ने उन पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने अपनी युवा पीढ़ी को सिखाया नहीं कि ये देश लोकतंत्र की जननी है, हमें ये बात नई पीढ़ी को सिखानी है। उन्होंने कहा है कि हमारा लोकतंत्र सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी बात याद दिलाते हुए कहा है कि आपने जो कहा था उसे मोदी कर रहा है, इस पर गर्व कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आंदोलन जीवियों से बचने की ज़रूरत है, ये लोग हर आंदोलन में दिखाई दे जाते हैं। उन्होंने कहा है कि देश को अस्थिर करने वालों से भी हमें बचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सदन में किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन कोई सांसद ये नहीं बता पाया कि आंदोलन क्यों हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी था है, भविष्य में भी रहेगा। प्रधानमंत्री ने टूल किट के बहाने देश को नई एफडीआई से बचने को कहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि देश को नई एफडीआई से बचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नई एफडीआई यानी कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, विदेशी विनाशकारी विचारधारा है। हमें एफडीआई की पुरानी परिभाषा यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ही बरकरार रखना है। प्रधानमंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमें आंदोलनकारियों को समझाते हुए आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों का होने दो। बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहेगी। पीएम मोदी ने सदन में कहा है कि कांग्रेस ने वरिष्ठ सांसद गुलाम नबी आज़ाद पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी जी ने कई मसलों पर सरकार की प्रशंसा की, लेकिन मुझे डर है कि उनकी पार्टी इसे G23 के संबंध में ना ले ले। वहीं एलएसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में जवानों ने अपना काम किया और हर तरीके की चुनौतियों का सामना किया। भारत का एलएसी पर रुख भी पूरी तरीके से स्पष्ट है। तो पीएम मोदी, विपक्ष ने जिस तरीके से यूटर्न किया उस पर भी पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला। कहा है कि मनमोहन बैठे हैं, शरद पवार, सब ये कांग्रेस के लोग, सभी सरकारें कृषि सुधारों के लिए खड़ी हुई हैं। वे ऐसा करने में सक्षम थे या नहीं, लेकिन सभी ने वकालत की थी और ये किया भी जाना चाहिए। अब वे इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों पर कहा है कि अच्छे काम होने दीजिए और जो गालियां हैं उन्हें मेरे खाते में आने दीजिए। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ कई टिप्पणियां की हैं, मैं आपके काम आया, मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। ये आनंद आप लगातार लेते रहिए और मौका है तो मौका लीजिए। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने कई बातें बताई हैं। मनमोहन सिंह के बयान को भी दोहराया। पीएम मोदी ने कहा है कि 1930 के दशकों में पूरे विपणन
शासन व्यवस्था में कुछ जटिलताएं हैं जो लगातार बदल रही हैं और लगातार बदलाव ही एक प्रकृति का नियम है। आज जो ये कानून बन रहा है ये भी हो सकता है कि 10 साल बाद ना ठीक लगे, उचित ना लगे तो इसको भी बदला जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बदलाव बेहद जरूरी है। हम चलते हैं अपडेट। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों का कितना बुरा हाल, सुप्रीम कोर्ट के बनाए आयोग ने खोल डाली पोल। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की दुहाई देने वाले पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या सिचुएशन है, ये किसी से छिपी नहीं है। अब खुद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बनाए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर से इसका खुलासा कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर कितने बदतर हालात में हैं। पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिरों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए डॉक्टर शोएब सदल के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग गठित किया। आयोग ने अपनी 7वीं रिपोर्ट 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। रिपोर्ट में अफसोस जताया है कि वैक्यूम ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB हिंदुओं की अधिकांश प्राचीन धर्म स्थलों को संभालने में विफल रहा है। आयोग ने 6 जनवरी को चकवाल में कटस राज मंदिर और 7 जनवरी को मुल्तान के प्रहलाद मंदिर का दौरा किया था। रिपोर्ट में पाकिस्तान के 4 सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिरों में से 2 की जानकारी दी है और इसकी तस्वीरें भी रिपोर्ट में संलग्न हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। हालांकि इस आयोग में 3 सहायक सदस्य भी हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। कुछ बड़ा करने की फिराक में चाइना LAC पे तैनात किए होवित्ज़र मिसाइल। जी हाँ, चीन के साथ गलवान हिंसा के बाद तनाव के हालात सुधारने के लिए भारत और चीन के ने 9 राउंड की सैन्य वार्ता पूरी की लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA 3488 किलोमीटर के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने हथियारों के साथ पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा रही है, बल्कि उसने तो तिब्बत में मिसाइल इकाइयों और स्वचालित होवित्ज़र के साथ तैयारी और मजबूत कर ली है। नेशनल सिक्योरिटी प्लानर के अनुसार PLA तीनों क्षेत्रों में प्योंगयांग से के फिंगर एरिया के नए निर्माण के साथ सैनिकों को भारी उपकरणों की तैनाती को नए सिरे से कर रहा है। रक्षा मंत्रालय को सबूत मिले हैं कि पूर्वी लद्दाख के चुमार में LAC से महज 82 किलोमीटर की दूर पर स्थित सिंकाने PLA कैंप के आसपास 35 भारी सैन्य वाहनों और 4 155 mm PLZ 83 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र की ताज़ा तैनाती के संकेत हैं। ऐसे में दोस्तों जिस तरीके से ये तैनाती बढ़ रही है, इससे एक बात तो तय है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने की चाइना जता रहा है। हालांकि भारतीय सेनाएं भी पूरी तरीके से अलर्ट पे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। वीज़ा लेकर पाकिस्तान गए 100 कश्मीरी युवक लापता, आतंकी बनने की आशंका। जी हाँ, ये भी बातें आई हैं सामने। दरअसल पिछले 3 साल में वैध वीज़ा पर कम अवधि के लिए पाकिस्तान गए करीब 100 कश्मीरी युवा या तो वापस नहीं आए अथवा यहाँ आने के बाद लापता हो गए हैं। इसके कारण सुरक्षा एजेंसियाँ सतर्क हो गई हैं। एजेंसियों को आशंका है कि वे युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर या तो पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे अथवा ये आतंकवादी समूहों के संभावित स्लीपर सेल बन गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के विभिन्न अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा के सीमावर्ती इलाके के जंगलों में पिछले साल अप्रैल में 5 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद उस समय सुरक्षा बल सतर्क हो गए और अब उन्हें ये पता चला है जिसमें इनमें से शामिल एक आतंकवादी स्थानीय नागरिक है जो वर्ष 2018 में पाकिस्तान गया था और इसके बाद लौटा ही नहीं है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। अमेरिका में अब नहीं मिलेगा किसी को मृत्युदंड, राष्ट्रपति बाइडेन ने शुरू की सजा खत्म करने की कवायद। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश में किसी अपराधी को मृत्युदंड देने को प्रावधान खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। बाइडेन ने यह कदम उठाने की घोषणा पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद की थी। अमेरिकी इतिहास में मृत्युदंड का विरोध करने वाले राष्ट्रपति बने बाइडेन ने इस सजा का प्रावधान हटाने के लिए कानूनी सलाह लेनी शुरू कर दी है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति आगे किसी को मिली मृत्युदंड की सजा पर अमल करने से न्याय विभाग को रोकने से पहले सभी कानूनी पहलुओं को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। यदि बाइडेन ऐसा करने में सफल रहे तो ये संघीय सरकार की तरफ से महामारी के दौरान मृत्युदंड दिए जाने के अभूतपूर्व अभियान का अंत होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। LAC पे सर्विलांस सिस्टम में होंगे बड़े बदलाव, चीन पर अपनी पैनी नज़र को और दुरुस्त करेगा भारत। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल पिछले साल गलवान घाटी पर चीन के रवैये और घाटी में हुई हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच रिश्ते में तनाव बरकरार है। वहीं सीमा विवाद को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकल सका है। चीन की सेना 3488 किलोमीटर के वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन भारत ने अब चीन और उनके सैनिकों पर निगरानी रखने के लिए सख्त कदम उठा दिए हैं। भारत अब ड्रोन
सेंसर, टोही विमान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के औजारों के लिए जरिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों पहले से ज़्यादा पैनी नज़र रखेगा। भारत के इस कदम के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य चीन की हरकतों और भारत की सीमा ने घुसने से उसे रोकना है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान सेना ने गाँव मंधार में दागे मोर्टार, घर को नुकसान, आईबी पर फायरिंग। पाकिस्तानी सेना ने जिले के शाहपुरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर रविवार सुबह फेसिंग के आगे उसे गांव मंधार में मोर्टार दागे। इनमें से एक मोर्टार से गांव निवासी मोहम्मद कफीर खान के घर को नुकसान पहुंचा है। मोर्टार के टुकड़े लगने से दीवारों और दरवाजों को नुकसान पहुंचा है। घर में सो रहे परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए हैं। पाकिस्तान सेना ने रविवार को सुबह तड़के गोलीबारी की है। लोगों ने कहा है कि न जाने पाकिस्तानी सेना हम लोगों से क्या चाहती है, जो बेवजह हमारे घरों को निशाना बना रहे हैं। अगर सेना की तरफ से गोलीबारी की जा रही है तो पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में कोई गोला हमारे गांव में गिरे तो समझने वाली बात होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। राजस्थान में पीएम मोदी का तंज, श्रमजीवी बुद्धिजीवियों के बीच एक नई जमात आई है, आंदोलनजीवी। जी, आंदोलनजीवी कह के पीएम मोदी ने ये बड़ा हमला बोला। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। किसान आंदोलन के बीच केंद्र ने ट्विटर से कहा ब्लॉक करे खालिस्तान पाक लिंक वाले 1178 अकाउंट। केंद्र सरकार ने ट्विटर से किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानी अकाउंट को हटाने के लिए कहा है। ट्विटर ने अभी पूरी तरीके से आदेशों का पालन नहीं किया है और ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है। सरकार ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब कुछ दिनों पहले ही सरकार ने उसे 250 अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था। इन अकाउंट्स के जरिए गलत सूचना फैलाने के साथ ही किसान नरसंहार जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था। ट्विटर को ताज़ा नोटिस पिछले हफ्ते गुरुवार को दिया गया था। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटी मंत्रालय द्वारा ये मांग की गई है कि नई सूची में खालिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले और पाकिस्तान लिंक वाले अकाउंट शामिल हैं। कुछ स्वचालित चैटबॉट हैं जिनका उपयोग किसानों के विरोध के प्रदर्शन के दौरान गलत सूचना को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। चमोली ग्लेशियर हादसा के बीच 224 घंटे बाद भी 20 लोगों का कोई सुराग नहीं। तलाशी अभियान में ली जा रही है खोजी कुत्तों की भी मदद। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को रौड़ी ग्लेशियर पर एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। इनमें ऋषिगंगा नदी में विकराल बाढ़ें भी आ गई हैं और भारी तबाही मची है। इस सैलाब में कई लोग बह गए हैं। इनमें से 18 के शव बरामद कर लिए गए हैं और 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। इस आपदा से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी तपोवन पहुंच चुके हैं। तलाशी अभियान में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। अब तक हम आपको बता दें कि 18 से 20 को ले लिया गया, जबकि 200 से ज़्यादा अभी भी लापता है। तो ये दुखद खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने ही अब मुख्तार अंसारी से बता दिया है जान का खतरा। जी हाँ, दरअसल अपने भाई की हत्या के चश्मदीद गवाह और वादी वाराणसी के कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताया है। सुरक्षा के लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार के खिलाफ ही पहला मुकदमा है जिनमें कार्रवाई होनी तय है। रविवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ने कहा है कि उनके बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 9 फरवरी को शुरू हो रही है। कोर्ट ने मुकदमे के गवाहों की सुरक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। बावजूद इसके राजनीतिक विद्वेष के कारण योगी सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार मुख्तार अंसारी को बचा रही है। मेरे भाई के हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार समेत अन्य सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स की होगी जांच। उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार सिंगर रियाना के ट्वीट करने के बाद बॉलीवुड खेल से जुड़ी विभिन्न हस्तियों द्वारा ट्वीट्स किए जाने के मामले में उद्धव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने सेलिब्रिटीज द्वारा ट्वीट्स किए जाने को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, लता मंगेशकर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट्स किए। इन ट्वीट्स में उन्होंने इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के हैशटैग भी लगाए गए थे। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को भारत रत्न किससे सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत सरकार ने इन ट्वीट्स के खिलाफ इंटेलिजेंस विभाग को जांच करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने इन ट्वीट्स के खिलाफ इंटेलिजेंस विभाग को जांच करने को कहा है। इन ट्वीट्स की शिकायत कांग्रेस ने की थी और आरोप लगाया कि ज़्यादातर ट्वीट्स एक ही पैटर्न था। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कांग्रेस के डेलीगेशन को यह आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग भारतीय हस्तियों के ट्वीट्स की जांच करेगा और पता करेगा कि क्या इस ट्वीट के
क्या इस तरीके की ट्वीट के लिए बीजेपी ने कोई दबाव डाला था या फिर नहीं? जी हाँ, तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब उद्धव सरकार को भारत रत्नों पर भी भरोसा नहीं है, इन्हें केवल और केवल देश तोड़ने वाले लोगों पर भरोसा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अमित शाह का सीएम नीतीश के बहाने महाराष्ट्र में शिवसेना पर निशाना, बिहार में गरमाई सियासत। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार का उदाहरण देकर महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला किया है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री सीएम के रूप में नीतीश कुमार का चेहरा आगे किया था। चुनाव में अधिक सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने वादा निभाया है, क्योंकि वादे की पक्की पार्टी है, जबकि शिवसेना ने महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान किया है। अमित शाह के इस बयान से बिहार में भी सियासत गरमाई है। महाराष्ट्र के सिंगुदुर्ग जिले के कंकवाली में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के दौरान गृहमंत्री शाह ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को जनादेश के साथ धोखा करार दिया। कहा कि जनता का फैसला देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार के लिए था। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनेगी। 2023 तक सभी ट्रेनें होंगी डीजल मुक्त। जी हाँ, दरअसल रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक केंद्रीय बजट में अगले 3 वर्ष में देश की सभी रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 2030 तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली प्रदूषण की रेल लाइन हो जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पीयूष गोयल रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान 2023 तक सभी ट्रेनें इस पे काम चल रही थी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं तरीके से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अब ये होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल 2030 तक डीजल और प्रदूषण मुक्त हो जाएंगी ट्रेनें। आपको बता दें कि लगातार बजट में 5 गुना यानी अब 2 लाख करोड़ रुपए के करीब ट्रेनों में ये सरकार लगातार सुधार कर रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह आज कर सकते हैं आरक्षण की घोषणा। जी हाँ, दरअसल यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण नीति की घोषणा सोमवार शाम तक हो सकती है। पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह, विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु सिंह और निर्देशक किंजल सिंह शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सिचुएशन स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशक के मुताबिक प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव पूरे करने होंगे। गौरतलब है कि ये इसके बाद परिसीमन के बाद नए नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों की स्थिति बदल जाएगी। तो ये बड़ी खबर। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।